Hello and welcome to the online platform of Ross Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. आज हम डिस्कस करेंगे कि चाइना बेस्ड जो हैकिंग ग्रुप है उसने किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। साथ ही हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर ग्राउंड रेडी हो चुका है कैनबिस कल्टीवेशन के लिए। साथ ही हम बात करेंगे एक नई मुद्रा के बारे में, क्या नेक्स्ट स्टेप होने वाले हैं, इन सभी को आराम से जानेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया अपने कॉटन प्रोडक्शन को लेकर लगातार डिक्लाइन कर रहा है और ये हमारे लिए चिंता की बात किस तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पावर और स्पेस के बारे में, और लास्टली हम डिस्कस करेंगे ऑयल के प्राइसेस किस तरीके से राइज होते जा रहे हैं, उसका ग्लोबल लेवल पर और इंडिया पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज़ इन द न्यूज़। देखिए, सबसे पहला न्यूज़ हमारे पास है चाइना बेस्ड एक हैकिंग ग्रुप का, जिसने माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सिक्योरिटी को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। देखिए, हुआ क्या था, जुलाई में माइक्रोसॉफ्ट ने डिस्क्लोज किया कि चाइना बेस्ड एक हैकिंग ग्रुप है जिसको स्टॉर्म 0558 के नाम से जाना जाता है। आई एम ऑल्सो अंडरलाइनिंग दिस फैक्ट। इन्होंने यूएस गवर्नमेंट के जो लिंक्ड ईमेल अकाउंट हैं उनको यहाँ पर हैक कर लिया था। ये जो इंसिडेंट है इसने एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज कर दिया है साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में, क्योंकि ये जो एस्पेनॉज एक्टिविटीज़ हुई हैं ये डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ऑर्गेनाइजेशन को ही टारगेट कर रही थी। सो बेसिकली हम इस पूरे आर्टिकल में डिटेल में समझने वाले हैं कि किस तरीके के थ्रेट हमें स्टॉर्म 0558 से देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि एक हैकिंग ग्रुप है, आप याद रखेंगे। चलिए समझते हैं हम इस पूरे आर्टिकल में। एक एक चीज़ बहुत क्लियरली दी हुई है। टाइमलाइन ऑफ अटैक को अगर हम समझें तो ये जो अटैक है ईमेल अकाउंट पर, ये अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे हमें देखने मिले। सबसे पहले इन्हें जून में नोटिस करा, जून के बाद हमें मई और जुलाई में भी कोई सेम इंसिडेंट यहाँ पर अमेरिकन गवर्नमेंट ने नोटिस किए। अब अगर हम बात करें 0558 के बारे में कि आखिर ये है क्या, देखिए माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस असिस्ट स्टॉर्म 0558 को एक चाइना बेस्ड थ्रेट एक्टर माना गया है जो कि एस्पेनॉज एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। ये ग्रुप बेसिकली करता क्या है, इनका टारगेट था जितनी भी यूएस या यूरोपियन डिप्लोमेट्स हैं, उनके जितने भी इकोनॉमिक, लेजिस्लेटिव, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो डायरेक्टली ताइवान या उइगर जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या दिखाते हैं, उन सभी के ईमेल्स को यहाँ पर हैक करना। ध्यान से समझिएगा, इनका मुख्य उद्देश्य ही यही था। यहाँ पर जितनी भी ये यूएस डिप्लोमेट्स हैं, यूरोपियन डिप्लोमेट्स हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताइवान या उइगर जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे, सबसे पहले हुआ क्या, स्टॉर्म 0558 ने यहाँ पर इनके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स को हैक करना शुरू कर दिया 2021 में। अलग अलग मैथड्स यहाँ पर शुरू की गई ताकि यहाँ पर एक सिक्योरिटी को ब्रीच किया जा सके। अब माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड सिक्योरिटी सिस्टम है, यहाँ पर इन्होंने इसको कैसे ब्रीच किया, बाय एमएसए की, ताकि एक फोर्ज टोकन यहाँ पर जनरेट किया जा सके। बेसिकली ये जो टोकन होते हैं इनको यूज़ किया जाता है, जैसे जो आउटलुक वेब एक्सेस होता है, आप जिसे OWA के नाम से भी जानते हैं, इसको एक्सेस करने के लिए एक तरीके की टोकन की आवश्यकता होती है, जो कि एक वेब बेस्ड मेल क्लाइंट है जहाँ पर एक्सेस किसी भी ईमेल अकाउंट में यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं ये जो MSAs हैं जिन्हें आप की बोल रहे हैं, ये एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करती हैं, एक टोकन है, एक वैलिडेशन है टू गेट एक्सेस इनटू द आउटलुक वेब एक्सेस। आप सभी आपके पास सिस्टम होंगे, रन करते होंगे, आप सभी के माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होंगे, तो जब भी आप लॉग इन करेंगे तो उस पर एक आउटलुक वेब एक्सेस लिखा हुआ आता है और इसमें एंटर करने के लिए एक MSC की ज़रूरत होगी। रिजल्ट यहाँ हमें समझना होगा क्रिप्टोग्राफिक कीज़ के बारे में कि बेसिकली क्रिप्टोग्राफिक कीज़ आखिर होती क्या हैं। देखिए, क्रिप्टोग्राफिक कीज़ एक तरीके का कैरेक्टर स्ट्रिंग है जिसे एनक्रिप्टेड एल्गोरिदम, मतलब एक सिक्योर डेटा में एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम SSL इंक्रिप्शन की बात करें, जहाँ पे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन मेथड्स यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या करता है, ये यहाँ पर सेम कीज़ को यूज़ करता है, चाहे इंक्रिप्टेड डेटा हो या डी इनक्रिप्टेड डेटा यहाँ पर हो। वहीं एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो ये एक सेपरेट पब्लिक और प्राइवेट कीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करता है, विच मीन्स हर बार एक नई की यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक में देखने के लिए मिलेगी।
अब देखिए, जैसे ही इनके पास ये जो एमएसए की पहुंच गई, रिजल्ट अब एमएसए की यहाँ पे फ्रॉड हो चुकी है, विच मीन्स ये किसी भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में बहुत आसानी से एंटर कर सकते हैं, एंड देयर दे कैन आइदर क्रिएट डिसइंफॉर्मेशन, okay, they can download entire discussion what is being happened between these government officials or with anyone. अब यहाँ पर हमें समझना है कि चाइना ने क्या वो करा है। तो चाइना ने देखिए क्लियरली डिनाई कर दिया है कि भाई ऐसा कुछ हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको याद क्या रखना है, देखिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है स्टॉर्म 0558 के बारे में। चलिए, डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, जहाँ पर बात की जा रही है हिमाचल प्रदेश में लीगलाइजेशन किया जाने वाला है हेम्प का, या जिसे हम बोलते हैं कैनिबीज का। देखिए, जिसे आप एक एप्पल स्टेट के नाम से भी जानते हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में एक मूव लिया गया है जहाँ पर जो एक इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखते हुए, ठीक है, एक पोटेंशियल इंपॉर्टेंस को देखते हुए कैनबीज या जिन्हें हम हेम्प्स भी बोलते हैं, इनका कल्टीवेशन यहाँ पर किया जाने वाला है। हालांकि बहुत सारे कंसर्न यहाँ पर देखे जा रहे हैं कि एक सोसाइटल इम्पैक्ट कैसा होगा अगर लीगलाइज कर दिया कैनबीज का कल्टीवेशन को, इन सभी को भी बाद में समझना होगा। चलिए, पहले हम डिस्कस करते हैं इस पूरे आर्टिकल को। देखिए, यहाँ पर एक कमेटी फॉर्म की गई थी और इन्होंने एक लॉ मेकर्स की कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी, जिन्होंने रिकमेंड किया कि देखिए कल्टीवेशन जो नॉन नार्कोटिक कैनबीज है उसको यहाँ पर कल्टीवेट किया जा सकता है। कारण क्यों? क्योंकि देखिए, हेम्प बेसिकली एक बोटानिकल क्लास ऑफ कैनबीज स्टीविया है, जिसका कल्टीवेशन ना केवल देखिए टॉक्सिकेंट्स के लिए किया जाता है, बल्कि इसको यहाँ पर मेडिसिनल, इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली अगर आप NDPS एक्ट 1985 के बारे में बात करेंगे, सो यहाँ पर कैनबीज का जो सटिवा है ये आज की डेट में इलीगल है अंडर द NDPS एक्ट। ओके, अदर देन दैट बाकी जितने भी नॉन नार्कोटिक्स कैनबीज के फॉर्म्स होते हैं, इनको यहाँ पर मेडिकल, इंडस्ट्रियल या साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का अभी भी एक अप्रूवल आना बाकी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये एक प्रोविज़न जो है NDPS एक्ट 1985 का और NDPS रूल 1989 का, उसके साथ अलाइन करता हुआ कोई प्रोविज़न यहाँ पर लेकर आया जाएगा। चलिए, सबसे पहले कैनबीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्या लीगल सिचुएशन हमारे पास है उसको भी समझेंगे। देखिए, कैनबीज जिसे हम मैरिजुआना के नाम से भी जानते हैं, ये एक फ्लावर प्लांट होता है जिसके अंदर आपको सेवरल स्पीशीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी, स्पेशली इन दी सेंट्रल एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कैनबीस सटिवा, कैनबीस इंडिका, कैनबीस रुड्रालिसिस, ये सबसे ज़्यादा नोन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। कैनबीस प्लांट की बात करें तो इनको प्राइमरी तरीके से एक साइकोट्रॉपिक, साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे हम जानते हैं कैनाबिनॉइड्स के नाम से, इसीलिए कई बार इनका उस साइको ट्रॉपिक ड्रग्स में भी इनका इस्तेमाल आपको देखने के लिए मिलेगा। कैनबीस प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं अलग अलग तरीके के कैनाबिनॉइड्स, जिनमें से सबसे ज़्यादा फेमस होंगे डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रो कैनेबिनॉल जिसे THC, या कैनिबिडॉयल जिसे CBD के नाम से भी जाना जाता है। जहां अगर हम THC की बात करें तो इसका मेजर जो काम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी साइको एक्टिव इफ़ेक्ट्स के लिए। वहीं CBD की अगर हम बात करें तो ये नॉन साइको एक्टिव चीज़ों के लिए काम करता है। दैट मीन्स मेजरली इसका यूज़ जो होता है ये एक पोटेंशियल थेराप्यूटिक बेनिफिट्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, अब हम अगर इसके रिक्रिएशनल यूजेस की बात करें, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पर दूंगी। एक ड्राइड प्रिपरेशन यहाँ पर की जाती है, फ्लावरिंग की टॉप से लेके लीफ तक सब कुछ यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो इसको साइकोट्रॉपिक ड्रग के रूप में जैसे जैसे स्मोक किया जा सकता है, वेपराइज किया जा सकता है और इंजेस्टेड किया जा सकता है, उसमें यूज़ किया जाता है। प्राइमरी जो साइकोट्रॉपिक कंपोनेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिया, THC आपको और CBD देखने के लिए मिलेंगे। दैट मीन्स अगर हम
ऑन एंड ऑल बात करें तो मैरिजुआना या जिसे हम वीड बोल रहे हैं, इसी के नाम आपको गांजा, भांग, हशीश, चरस, पॉट, हर्ब्स, वीड्स, ऐसे सारे 200 से भी ज़्यादा ऑड नेम्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? यूफेरिया हो जाता है, एक परसेप्शन हाइट हो जाता है, इंक्रीज एपेटाइट हो जाती हैं। शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट क्या है? ड्राई माउथ, हेलुसिनेशन, इम्पेयर्ड मोटर स्किल। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरे हैं, जैसे एडिक्शन आपको देखने मिलेगा, ब्रेन डैमेज देखने मिलेगा, बिहेवियरल चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो देखिए, एक ड्यूरेबल स्पोर्ट क्लॉथिंग, जीन्स और शूज़ में इसका यूज़ होता है। ठीक है। फूड एंड बेवरेजेस की बात करें तो आइस टी, सुपर फूड, बियर, वाइन और दूसरी अल्कोहलिक बेवरेजेस में इसका यूज़ होगा। इंडस्ट्रियल सप्लाईज में बात करें तो पेपर पल्प, रोप्स, कॉन्सेंट्रेट बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, लाइट वेट एयरक्राफ्ट और बायोफ्यूल में भी इसका यूज़ होता है। एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इट हैज़ द पोटेंशियल टू क्लीन अप सॉइल कंटामिनेशन बाय फ्लाई ऐश, स्लज और हैवी मेटल्स। मेडिकल यूसेस की बात करें तो इसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है पार्किंसंस डिसीज़ में, माइग्रेन में, मल्टीपल सिरोसिस में, अस्थमा में, स्ट्रोक्स में, अल्जाइमर में और ऐसे एंड नंबर ऑफ डिसीज़ में। ओके, अब यहाँ पर एक तरफ तो बेनिफिट है, एक तरफ लॉ भी है। नाउ वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई आखिर हमारा लॉ क्या बोलता है इन सारी चीज़ों के बारे में। देखिए, इंडिया में आपको एक एक्ट देखने मिलेगा जिसे बोला जाता है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ओके, ये बैन करता है एक्सट्रैक्टेड रीजन एंड फ्लावर फ्रॉम द कैनबिस प्लांट बट अलाउज कल्टीवेशन फॉर द एनी स्पेसिफिक पर्पस। ओके, चलिए हम एनडीपीएस एक्ट के बारे में अगर बात करें तो व्हेन इट कम्स टू कैनबीज, ये इंक्लूड करता है कुछ पॉइंट्स जैसे चरस एंड गांजा। चरस विच इज़ ऑल्सो सेपरेटेड रीजन, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया, इट इज़ अ सेपरेटेड रीजन इन वॉट एवर फॉर्म, वॉट एवर क्रूड और प्योरिफाइड ऑप्टेन फ्रॉम द कैनबीस प्लांट एंड ऑल्सो इंक्लूडेड कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन एंड रेजिन नोन एज हशीश, हशीश ऑयल या लिक्विड हशीश, इट इज़ टोटली बैन। अदर देन दैट फ्लावर, जिसे हम यहाँ पर गांजे के फॉर्म में बात कर रहे हैं, जो फ्लावरिंग या फ्रूटिंग टॉप्स होती हैं कैनबीस प्लांट की, एक्सक्लूडिंग द सीड एंड द लीफ पार्ट। ओके, इसको भी यहाँ पर बैन किया गया है। सो विच मीन्स अगर हम सेक्शन 10 की यहाँ पर बात करें एनडीपीएस की, तो ये अलाउ करता है, स्टेट को परमिट देता है कि भाई ये कल्टीवेशन ऑफ कैनबीस प्लांट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, इम्पोर्ट इंटर स्टेट, एक्सपोर्ट इंटर स्टेट, सेल्स, परचेज, कंजम्पशन या यूज़ जो कैनबीस का है, एक्सक्लूडिंग दी चरस एंड दी चरस फॉर्म, वो यहाँ पर कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अलाउ द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ हेम्प, नॉट इट्स नॉट इन 2017, प्लीज करेक्ट, 2018। Another state law is the Assam गांजा एंड भांगा प्रोहिबिशन एक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, विच आउटलॉज द परचेज, कंजम्पशन एंड पोजेशन ऑफ गांजा एज वेल एज भांग। अगर एनडीपीएस एक्ट के थ्रू यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा तो सेक्शन 20 यहाँ पर पेनल्टी की भी बात करता है, 6 महीने से लेकर यहाँ पर 10,000 रुपये तक की सज़ा, या फिर मल्टीपल टाइम्स सेम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने पे 10 साल तक की सज़ा से लेके 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का फ़ाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो यहीं पर आपको ये चीज़ समझनी होगी कि वाई देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट। ओके, सो एक और कई बार हमें डाउट हो जाता है कि व्हाट अबाउट भांग। तो भांग एक एग्जम्पशन फॉर्म में आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इट इज़ मेड यूजिंग द लीव्स ऑफ द कैनबीस प्लांट अगेन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हिंदुज़म में जो शिव के फॉलोअर होते हैं वो इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। होली में इसका यूज़ किया जाता है, ठंडाई में इसका यूज़ किया जाता है। तो जो सेल और कंजम्पशन ऑफ भांग है वो परमिट कर दिया गया है अंडर द लॉ इन इंडिया ड्यू टू एनडीपीएस एक्ट्स डेफिनेशन ऑफ कैनबीस। ओके, वहीं जो सेल और प्रोहिबिशन है कैनबीस का रीजन ऑफ फ्लावर्स का, जहाँ पर सीड या फिर लीव्स हैं, वो यहाँ पर आप देखेंगे वो एनडीपीएस एक्ट यहाँ पर उसको प्रोहिबिट करता हुआ नज़र आता है। ओनली एक्सेप्शन यू विल फाइंड इज़ दी भांग हेयर। ओके, चलिए मैंने आपको सारे मेडिकल यूजेस बता दिए हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए
नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो हम समझेंगे न्यू करेंसी नेक्स्ट स्टेप। देखिए, रेगुलेशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, जिस पूरे आर्टिकल को हमने कल भी डिस्कस किया था रिगार्डिंग दी G20। क्रिप्टो करेंसी एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग इशू है गवर्नमेंट्स के सामने वर्ल्ड वाइड, और यहाँ पर एक ग्लोबल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है अगर हमें क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करना है या उससे एसोसिएटेड रिस्क जो भी हैं उनको यहाँ पर एड्रेस करना है। एक डाइवर्स ग्लोबल अप्रोच की आवश्यकता है इन सारी कंट्रीज दोज हु हैव अडेप्टेड डाइवर्स स्ट्रैटेजिक रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसीज। यहाँ पर एक रेगुलेशन की आवश्यकता है और कुछ बैन्स भी लगाने की आवश्यकता है। सिंस इंडिया में भी अगर आप बात करेंगे तो आरबीआई इनिशियली क्रिप्टो करेंसीज ट्रांजैक्शन को बैन कर रहा है, लेकिन बाद में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न कर दिया एंड दे हैव टू अलाउ इट। 2022 और 30 की ही अगर हम बात करें यूनियन बजट के, तो यहाँ पर 30% आपको याद होगा तो टैक्स लगाया गया ऑन डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र, और 1% का यहाँ पर टीडीएस लगाया गया इस तरीके के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। बेसिकली ये पूरी चीज़ें की गई थी क्रिप्टो को यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए। अब अगर हम बात करें कि देखिए, क्रिप्टो को आज की डेट में बैन करना इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड यहाँ पर इसका यूज़ किया जा रहा है। सो बैन यहाँ पर अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, विच मीन सारी कंट्रीज़ को यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन को एक करने की आवश्यकता है। जो रेगुलेशन और सुपरविजन की हम बात करें तो लाइसेंस यहाँ पर जनरेट करने होंगे, मॉनिटर करना होगा क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ को, तभी एक तरीके से क्रिप्टो को यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है। चलिए, चूंकि हम कई दिनों से क्रिप्टो करेंसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आज इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती हैं, ठीक है। ऐसी करेंसीज जो आपको दिखाई नहीं देंगी बट आप उसका यूज़ कर सकते हो। किस चीज़ के लिए? अपने सोसाइटल बेनिफिट के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, या फिर किसी भी तरीके के मेजर एक्सचेंज, मॉनेटरी एक्सचेंजेस में। ये एक तरीके से डिसेंट्रलाइज होती हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से ये रन करती हैं। जिस टेक्नोलॉजी की मदद से ये रन करती हैं इसे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर आपको देखने मिलेगी जो कि हर कदम पर यहाँ पर क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, किसके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, कितने नेटवर्क्स का यहाँ यूज़ हुआ है, कितने कंप्यूटर्स का यहाँ यूज़ हुआ है, इन सभी का एक डेटा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत रखा जाता है। कुछ क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो सबसे फेमस हमें देखने मिल जाएगा बिटकॉइन, जो पहला और मोस्ट वेल नोन क्रिप्टो करेंसीज़ है, जिसे एक अनोनिमस पर्सन के एक ग्रुप ने यहाँ पर तैयार किया था। एक वहाँ पर आपको बिटकॉइन देखने के लिए मिल जाएगा। आज की डेट में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि इसको डिजिटल गोल्ड की कैटेगरी के अंदर रख दिया गया है। इसी के अलावा आपको इथेरियम, जिसे हम ईटीएच के लिए के नाम से भी जानते हैं, इसका भी आपको कई बार न्यूज़ में सुनने मिलेगा। आपसे कई बार सवाल पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा क्रिप्टो करेंसी नहीं है, और ऐसा एक सवाल पीएससी पूछ चुकी है। ओके, अदर देन दैट अगर हम रिप्पल की बात करें तो यहाँ पर भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और रेमिटांसेस को इजी करने के लिए, लो कॉस्ट इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र करने के लिए रिप्पल यहाँ पर न्यूज़ में आया था। बेनिफिट क्या है? देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पर काम करती हैं, जिसकी वजह से जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ जैसे बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट्स या स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती हैं, इनका यहाँ पर कंट्रोल कम हो जाता है और ट्रांजैक्शन स्मूथ और इजी देखने के लिए आपको मिलेगा। दूसरा हम बात करें सिक्योरिटी की, तो क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं, जहाँ पर ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं। ओके, विच मीन्स कोई भी अनऑथराइज्ड पार्टी जो है वो यहाँ पर आपकी डिजिटल मनी को एक्सेस नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमें बहुत कम देखने मिल जाती है, क्योंकि सिंस यहाँ पर इंटरमीडिएटरीज का कोई रोल नहीं होता, ऐसे में चीपर और फास्टर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं। अलॉन्ग विद दैट, more control over their fund, people have more control. Okay, they can transact without relying on the third party intermediaries. That means एक तरफ cost कम होगा, दूसरी तरफ they can control their money directly. अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि क्या इतने सारे बेनिफिट के अलावा कोई कंसर्न नहीं है? बिल्कुल है।
पहला है, क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं। इनकी प्राइजेज आपने देखिए, बिटकॉइन सडन राइज हुआ था, इथीरियम अचानक से रातों रात माला माल हो गया था। सो इनकी जो प्राइजेज हैं ये अचानक से फ्लक्चुएट हो सकते हैं, जिसकी वजह से जिसने भी इन्वेस्ट किया है यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने मिलेगा। दूसरा, अगर हम बात करें, सिंस यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का या किसी भी बॉडी का कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, ऐसे में चेक एंड बैलेंस नहीं हो पाता। सपोज़ आपके साथ मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एविजन यहाँ पर हो जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी, कुछ इलिसिट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसका कोई हिसाब किताब हमारे पास नहीं होगा। दूसरा, अगर हम बात करें तो हालांकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बट स्टिल वल्नरेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है। हैकिंग हो सकती है, फिशिंग हो सकती है, या किसी भी तरीके के साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा डिजिटल मार्केट के साथ जुड़े होते हैं। अलॉन्ग विद दैट, जिस तरीके से ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है, क्रिप्टो करेंसी वैसे काम नहीं करती। दैट मीन्स इनके कंज्यूमर लिमिटेड हैं। ओके, अगर कहीं पर यहाँ पर एक किसी के साथ फ्रॉड हो जाए, उसका अमाउंट चला जाए, तो उसे रिकवर करना अपने आप में टास्क हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, सो हमें कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखने मिलते हैं। यहाँ पर माइन करा जाता है क्रिप्टो करेंसीज़ को, स्पेशली बिटकॉइन को, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हमें देखने मिलेंगे, रिजल्ट ड्यू टू कार्बन एमिशन। आगे अगर हम बात करें लीगल एंड टैक्स इश्यूज़ की, तो क्रिप्टो करेंसीज़ को क्योंकि कोई रेगुलेट नहीं करता, दैट मीन्स यहाँ पर कोई ज्यूरिसडिक्शन हमें देखने नहीं मिल रहा, कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। सपोज़ किसी व्यक्ति के साथ कोई इलिसिट एक्टिविटी हो जाती है, सो दे हैव नो a place where they can go and they can challenge about these cryptocurrencies. Okay, चलिए, तो लीगल स्टेटस की जैसे हमने चर्चा करी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू कर दिए थे बहुत सारे वार्निंग कि भाई क्रिप्टो करेंसी से लेके प्रॉब्लम हो सकती है, एक लीगल टेंडर नहीं माना जा सकता। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन कर दिया था और एक सर्कुलर रिलीज़ किया था, जिसमें एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिजिटल क्रिप्टो करेंसी में डील करने से रोका जा रहा था। वहीं 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनियन बजट में जैसे ही टैक्स यहाँ पर लगा दिया 30% और 1% का TDS, तो पूरी की पूरी सिचुएशन यहाँ पर चेंज हो गई है। अलॉन्ग विद दैट, गवर्नमेंट ने सेटअप कर दिया एक पैनल जो कि पोटेंशियल जो यूज़ है या रिस्क है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर क्या पोटेंशियल यूज़ हो सकता है, उसको जानने के लिए। आज की डेट में बात करें तो एल सेल्वाडोर एंड जो कि एंड द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दे आर ओनली 2 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जहाँ पर बिटकॉइन फंक्शंस को एक लीगल करेंसी माना गया है। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जिन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है डिजिटल करेंसीज़ को, और यहाँ पर इन्होंने रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी स्टेप्स लिए हैं। कुछ कंट्रीज़ जैसे जापान एंड साउथ कोरिया, दे हैव इशूड रेगुलेशन फॉर क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज। वहीं अगर हम जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो इन्होंने बिटकॉइन को लीगल मान लिया है, विच मीन्स कि डायरेक्टली अब अगर इससे रिलेटेड कोई इशू होता है तो वन कैन अप्रोच दी गवर्नमेंट। कुछ दूसरी कंट्री, चाइना एंड रशिया, दे हैव टेकन इवन मोर कॉशियस अप्रोच और इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं क्रिप्टो करेंसी पे। तो हमें देखना होगा कि भारत किस तरीके से इसमें काम करेगा और ग्लोबली बाकी सारे लोग मिलकर इसमें किस तरीके से काम करेंगे। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम फिर से बात करेंगे G20 के बारे में। देखिए, बात की जा रही है G20 स्टेटमेंट ऑन हेल्थ। इंडिया ने यहाँ पर 3 प्रायोरिटीज़ सेक्टर के बारे में बात करी है, जिसको डिजिटल पुश देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, हमने कोविड-19 जितना बड़ा पैंडमिक देखा है, ऐसे में हेल्थ और सोशल हेल्थ, जो सोसाइटी का हेल्थ है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमें समझने होंगे ये 3 प्रायोरिटीज़ एरिया जो इंडिया ने अपने लिए डिसाइड करें। पहला इंडिया ने डिसाइड किया है बिल्डिंग रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम। इंडिया की पहली प्रायोरिटी है कि हमें हेल्थ सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। दैट मीन्स इतना कैपेबल बनाना है कि हम ना केवल प्रिपेयर कर सकें लेकिन फ्यूचर हेल्थ इमरजेंसी के लिए तैयार हों। दैट मीन्स कभी कोई पैंडमिक आ जाता है तो हम उसके लिए हमेशा तैयार रहें। सो एम्फेसिस यहाँ पर है एक रेडीनेस हेल्थ केयर सिस्टम को बढ़ाने के लिए, जो कि फ्यूचर हेल्थ क्राइसिस से डील कर सके। दूसरा, इंडिया ने फोकस किया है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। इंडिया का दूसरा प्रायोरिटी सेक्टर है कि एक इक्विटेबल अवेलेबिलिटी करनी है हमें वैक्सीन्स की, डायग्नोशन सबके लिए ईजी हो सके, थेरापीटिक जो
चीज़ें हैं वो सभी के लिए एक्सेसिबल हो सकें, इक्वालिटी आपको देखने मिले, ताकि ग्लोबल हेल्थ इक्विटी को ध्यान में रखते हुए सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर कोई ऐसा ना हो कि भाई किसी को वैक्सीन मिल पा रही है, किसी को नहीं मिल पा रही है, किसी का डायग्नोशन हो पा रहा है, किसी का नहीं हो पा रहा है। सो ना केवल इंडिया लेवल पर बट ग्लोबल लेवल पर भी इसको हमें बढ़ाना ज़रूरी है। इंडिया ने तीसरा पॉइंट अपने पास रखा है विच इज़ द डिजिटल हेल्थ इनोवेशन। देखिए, थर्ड प्रायोरिटी है यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहाँ पर डिजिटली हेल्थ इनोवेशंस किए जा सकें, बेहतर सॉल्यूशन निकाल के लाए जा सके फॉर द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ऐसे में इंडिया ने जैसे कोविन का इस्तेमाल किया था, ई संजीवनी एक हाईलाइटेड एग्जाम्पल है इंडियन गवर्नमेंट के, जो उसके डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए उसकी एक सस्टेनेबिलिटी हमें दिखाते हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं ग्लोबल हेल्थ डिजिटल इनिशिएटिव आखिर क्या है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है। सो देखिए, इंडिया ने लॉन्च किया था ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, ताकि एक डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन को WHO मेंबर्स की सहायता से बढ़ाया जा सके। इसके अंदर हमें 4 मुख्य पिलर देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट ट्रैकर, रेस्पिरेटरी ऑफ डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन, नॉलेज शेयरिंग एंड दी ट्रैक टू मॉनिटर कंट्रीज स्पेसिफिक नीड। हालांकि ये एक तरीके का फंड है जिसे डिजिटल हेल्थ के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाना है वाला है, लेकिन अभी तक इस पर कोई खास डिसीजन नहीं लिया जा सका है G20 में। इंडिया ने हालांकि बताया है कि किस तरीके से कोविन, ई संजीवनी, आयुष्मान भारत जैसे डिजिटल मिशन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा बात की जा रही है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हो पाया है G20 कंट्रीज़ के अंदर जहां पर मेडिकल काउंटर मेजर्स के लिए पैंडमिक के समय एक कोई इंटरिम प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सके। ये जो इंटरिम प्लेटफॉर्म होगा ये फैसिलिटेट करेगा रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को, एक काउंटर मेजर तैयार करेगा, लीगल बाइंडिंग पैंडमिक ट्रीटीज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। सो ये जो प्लेटफॉर्म है इसको लीड किया जाएगा बाय द इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग अरेंजमेंट एंड दी WHO। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मेडिसिन की, तो यहाँ पर इंडिया ने एडवोकेट किया है कि देखिए, आप नॉर्मल एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन की बात करिए, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, लेकिन जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमें करना होगा, क्योंकि जब हमने ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को मॉडर्न मेडिसिन्स के साथ यूज़ किया है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिले हैं। चलिए, क्योंकि हमने कोविन और संजीवनी की बात करी थी, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, कोविन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप सभी ने यूज़ किया होगा, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्ट्रीमलाइन किया था ड्यूरिंग कोविड-19। आपको पता है, आप कोविन का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आप शेड्यूल कर सकते थे, अपॉइंटमेंट ले सकते थे और आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ भाई, आप वैक्सीनेशन ले चुके हैं, कितनी वैक्सीन ली, कब ली, क्या तारीख थी, सारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम था वो आपको एक रियल टाइम बेस पे कोविन में देखने मिलेगा, जिसका पूरा नाम था कोविड वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क। अगर हम ई संजीवनी की यहाँ पर बात करें तो ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रिमोट हेल्थ केयर कंसल्टेशन और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। दैट मीन्स अगर कोई पेशेंट है और उसे किसी हेल्थ केयर प्रोफेशंस की आवश्यकता है, चाहे डॉक्टर्स की बात करें, स्पेशलिस्ट की बात करें, तो ये वीडियो या ऑडियो कॉल के थ्रू यहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों? देखिए, एक जो बहुत बड़ा गैप है हेल्थ केयर प्रोवाइडर और पेशेंट के बीच में, उस गैप को यहाँ पर कम करने का काम किया है ई संजीवनी ने, जिसकी वजह से जो टेलीमेडिसिन है, जो कंसल्टेशन है, एक तो वो इम्प्रूव होगा और लोग अपने मन से उल्टी सीधी दवाइयाँ यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करेंगे इंडियाज़ फॉलिंग कॉटन प्रोडक्शन एंड द कॉजेज़ फॉर वरी एंड द सॉल्यूशन ऑल्सो। देखिए, इंडिया जो कि कॉटन का सबसे पहला प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, मल्टीपल, हमारे पहले कोई कॉटन का इस्तेमाल करना नहीं जानता था। टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, फाइबर्स की बात करें, हर जगह पर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कॉटन। इंडिया में कॉटन इंडस्ट्रीज़ आज से नहीं, IVC और उसके पहले से भी चली आ रही हैं। अब अगर हम बात करें पूरे इस आर्टिकल को लेकर, तो देखिए, आर्टिकल बता रहे हैं कि कॉटन एक वैल्यूएबल क्रॉप है जो कि फूड, फीड और फाइबर तीनों चीज़ें प्रोवाइड कराती है। कपास, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, एक रॉ अनगिन्ड कॉटन है जिसके अंदर आपको लिंट, फाइबर, सीड्स और वेस्ट कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। कॉटन की बात करें तो इसके अंदर 13%
ऑयल भी होता है जिसका यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए। और जो बचा हुआ रिमेनिंग केक होता है ये प्रोटीन रिच होता है जिससे लाइव स्टॉक या पोल्ट्री को खिलाया जा सकता है। अब आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कॉटन, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वेस्ट जा रहा हो, एवरीथिंग इज़ यूजेबल। So cotton dominated Indian textile fiber consumption and ranks third in the domestically produced vegetable oil and second in the feed cake meal production. बट बीटी रिवॉल्यूशन के बाद भी एक इनिशियल सक्सेस हमें देखने मिली, लेकिन इसके बाद भी आज आप देखेंगे कि कॉटन लगातार गिरता जा रहा है। 2002 से बात करें तो जो इंडियन फार्मर्स हैं इन्होंने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन हाइब्रिड, जिसे आप बेसिलियस थ्यूग्रीनाइसिस बीटी जीन्स बोलते हैं, इन कॉटन्स को यहाँ यूज़ किया है। सन 2000 से लेके 2001 तक अगर आप देखेंगे और 2013 से 14 में इंडिया में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने मिला है हमें कॉटन प्रोडक्शन में। कारण क्यों? बीटी टेक्नोलॉजी की मदद से। बीटी कॉटन एक हाइब्रिड है, एक हाइब्रिड तरीके से यहाँ पर तैयार किया जाता है, जो कि बहुत सारी जो बीमारी होती हैं जो कॉटन में लग जाती हैं, जैसे अमेरिकन बोलोवॉर्म, जिसकी वजह से कॉटन की यील्ड ख़राब हो जाती है, उसको रिस्टोर करने में मदद करता है। लेकिन यहीं पर एक चौंकाने वाली बात है कि 2014 के बाद से आप इंडिया का जो प्रोडक्शन देखेंगे ये लगातार कम होता जा रहा है। आई वांट कि आप इस चार्ट को देखें। सो दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इंडिया डिक्लाइन कर रहा है। चैलेंज की बात करें तो देखिए, सबसे पहले हमें एक चैलेंज देखने के मिलेगा बीटी कॉटन। बीटी कॉटन इनिशियली बहुत अच्छा था, सक्सेस लेकर आया अगेंस्ट दी पेट, बट एक नया चैलेंज हमें इसके साथ देखने मिला है विच इज़ दी पिंक बोलोवॉर्म। PBW की बात करें तो ये एक इन्फेस्टेशन इफेक्ट है जो कॉटन क्रॉप्स में हमें देखने मिलता है। लिंट क्वालिटी यहाँ पर कम हो रही है और यील्ड भी लगातार डिक्लाइन हो रही है। ओके, अमेरिकन बॉलीवॉर्म्स के ऑपोजिट जो पिंक बॉलीवॉर्म है ये प्राइमरीली क्या करता है, इट फीड्स ऑन कॉटन देन मेकिंग इट प्रोन टू डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू द बीटी प्रोटीन्स, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग है। अगर हम PBW की बात करें तो ये एक मोनोफोगस नेचर का है, दैट मीन्स दे ओनली फीडिंग मेनली ऑन द कॉटन और अलाउ कर देते हैं एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने में अगेंस्ट दी बीटी प्रोटीन, जिसकी वजह से जो कल्टीवेशन हो जाता है नॉन बीटी कॉटन एक्सेलरेशन का, वो आपको कम देखने के लिए मिलता है। हालांकि इस पेस्ट की जो लाइफ साइकिल है वो छोटी है, लेकिन इसका जो डैमेज है वो बहुत बड़ा हमें देखने के लिए मिलता है। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल इंसेक्टिसाइड दे शोड दैट लिमिटेड इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द PBW लार्वे। मेटिंग डिसरप्शन इमर्ज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी। ऐसे में हमें देखना होगा कि जो सिंथेटिक फेनिफ्रोम है जो कि मेल PBW को यहाँ पर अट्रैक्ट करता है, उसे डिस्टर्ब करना होगा ताकि मीटिंग एक्टिविटीज़ ना हो पाए। लेस मीटिंग एक्टिविटीज़ होंगी, एग्स यहाँ पर कम आएंगे और बाय डिफ़ॉल्ट हम यील्ड और क्वालिटी को यहाँ पर मेंटेन कर पाएंगे। ऐसे में जो सेंट्रल इंसेंटिसाइड्स बोर्ड्स हैं, रजिस्ट्रेशन कमेटी है, इन्होंने अप्रूव कर दिया BP नॉट, PB नॉट बेसिकली, और स्प्लेट के लिए, ताकि PBW को यहाँ पर मेजर किया जा सके। ये PB नॉट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। PB नॉट एक डिस्पेंसर है विथ गैसीपुलर जो कि कवर करता है सिग्निफिकेंट एरिया को, और इसकी वजह से PBW की मीटिंग यहाँ पर रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये सिंथेटिक फेनिरोमोन को रिलीज़ होने से रोकता है। ओके, दूसरा अगर हम बात करें स्प्लैट PBW तो ये फ्लोएबल इमल्शन है जो कि फॉर्मुलेशन क्रिएट करता है और डाइवर्स कर देता है गैसीपुलर को। बेनिफिट क्या होंगे? देखिए, मेटिंग डिसरप्ट होने की वजह से यहाँ पर PBW मेटिंग यहाँ पर 90% कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉटन यील्ड बढ़ेगी। इनोवेशन अप्रोच होंगे, सस्टेनेबल कॉटन हमारे पास आएगी, और अगेन जो फ्यूचर कॉटन फार्मिंग है इंडिया की, ये वापस से मिलियंस ऑफ स्मॉल हाउस होल्डर जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको वापस जीवन यापन करने के लिए एक अच्छा मौका मिल सकता है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करेंगे स्केलिंग डाउन इन न्यूक्लियर पावर एंड स्पेस, वाई स्मॉल इज़ नाउ द न्यू बिग। देखिए, इंडिया का आज की डेट में जो फोकस है ये डेवलपमेंट और प्रमोशन पे है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। हम बात करने वाले हैं SMRs के ऊपर। इंडिया का पूरा फोकस यहाँ पर आ चुका है इन दी सिविल न्यूक्लियर सेक्टर,
ताकि इंडिया अपने इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन को मदद कर सके और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर सके। देखिए आज की डेट में गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि वो एसएमआर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके, उसको प्रमोट कर सके और साथ ही इसको बढ़ावा दे सके। इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इंडिया ने देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि वो इंडिजीनियस डेवलपमेंट एसएमआरस की बढ़ा सके और उसका जो पोटेंशियल है उसे इंक्रीज़ कर सके। अगर हम एसएमआरस की बात करें तो देखिए इनकी कैपेसिटी होती है 30 मेगावाट से लेके 300 मेगावाट पर यूनिट की, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा सूटेबल हो जाते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, ठीक है, आसानी से ऑपरेट किए जा सकते हैं और इनकी वजह से पावर जनरेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है। रिजल्ट इनटू आपको पता है न्यूक्लियर का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, कार्बन एमिशन कम होगा, लोअर कार्बन एमिशन होगा तो इंडिया का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी हमें अच्छा देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब हमें समझना होगा आखिर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया ये नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह होते हैं, बट इनका जो साइज़ होता है ये छोटा होता है। कैपेसिटी लार्ज से थोड़ी सी कम देखने मिलेगी, विच इज़ 30 मेगावाट इलेक्ट्रिकल से लेके 300 मेगावाट इलेक्ट्रिकल तक आपको देखने के लिए मिलेगी। हालांकि इनकी कैपेसिटी के हिसाब से हम इनको डिफ़ाइन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक मॉड्यूलैरिटी हमें देखने मिल जाती है, स्मॉलर स्टैंडर्डाइज फॉर्म में इनको बनाया जा सकता है, आसानी से लगाया जा सकता है फैक्ट्रीज़ में और आसानी से इन्हें ट्रांसफ़र करके यहाँ पर इनको असेंबल किया जा सकता है, जिसकी वजह से इनका एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है। दूसरी एसएमआरस की अगर हम बात करें तो क्योंकि इसमें पैसिव कूलिंग सिस्टम्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें सेफ्टी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्मॉल साइज़ होने की वजह से वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हमें देखने मिल जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डिस्ट्रिक्ट हीटिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। रिजल्ट इनटू फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। एनवायरमेंटल फुटप्रिंट हमें कम देखने मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कम ग्रीन हाउस गैस इमर्ज होगी, एमिशन कम होगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस कम इमिट होंगी, कार्बन आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम हो जाएगा। इनको इस्टेब्लिश करने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है कंपैरेटिव टू द ट्रेडिशनल न्यूक्लियर प्लांट। तो आप यहाँ पर एक क्लीनर और सस्टेनेबल एनर्जी ऑप्शन भी देख रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें अगर हम, तो देखिए एसएमआरस के कुछ एग्जांपल है, न्यू स्केल पावर जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में आपको देखने मिल जाएगा, रोल्स रॉयस जो कि यूके बेस्ड इंजीनियरिंग कंपनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चाइनाज नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन जो कि अगेन एक एसएमआर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। अगेन रशिया जिसने यहाँ पर मॉड्यूलर रिएक्टर्स को यहाँ पर बनाया है, KLT40 एंड RITM-200, जिन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो आपको यहाँ पर फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं हाउ एक्सेसिबल दे आर। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं बढ़ते हुए ऑयल प्राइसेस के बारे में। देखिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 10 महीने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ग्लोबल फैक्टर्स, जो कि इसके हाई डिमांड और सप्लाई को यहाँ पर इन्होंने बिगाड़ दिया है। ग्लोबल बेंचमार्क की अगर हम बात करें सो ब्रेंट क्रूड ने यहाँ पर $90 पर बैरल का यहाँ पर एस्टिमेशन क्रॉस कर दिया है 2023 में। इस सर्च की वजह से ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पोटेंशियल इम्पैक्ट जो है ग्लोबल इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और के ऊपर लगातार हमें देखने के लिए मिल रहा है। कारण क्या? देखिए सबसे पहले मेजर ऑयल प्रोड्यूसर सऊदी अरेबिया और रशिया, this surprised the entire market by announcing the extension of their voluntary supply cut। लगभग 1.3 मिलियन बैरल पर डे 2023 तक ही कम करने वाले हैं। इस एक्सटेंशन की वजह से मार्केट में अचानक से एक एक्सपेक्टेशन आ गई, लोग क्रूड ऑयल के प्राइस सडनली राइज कर गए। दूसरा अगर हम बात करें रशिया और यूक्रेन की लड़ाई, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण रहा। बहुत सारे ईरान और बाकी कंट्रीज़ के ऊपर बैन लगना। रिजल्ट इनटू इंडिया जो कि पूरी तरीके से ऑयल के मामले में डिपेंडेंट है। इंडिया की लगभग 87% जो ऑयल की नीड है, क्रूड ऑयल की नीड है, वो केवल और केवल इम्पोर्ट पर होती है। ऐसे में ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाना इंडिया में अचानक से इन्फ्लेशन लाने का काम कर रहा है। इंडिया में ट्रेड बैलेंस यहाँ पर हैम्पर हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सडन प्राइस राइज।
और अगर हम बात करें सो पोटेंशियल इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं फ्यूल प्राइसिंग के इंडिया में, तो जो एलिवेटेड क्रूड ऑयल प्राइस आपको देखने मिलेगा ये बहुत फ्यूचर में डिले नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज़ हैं उन्होंने रिफ्रेंड कर दिया है फ्रॉम रिवाइजिंग फ्यूल प्राइजेस सिंस अप्रैल 2022 ड्यू टू sudden rises of the oil prices and due to the geopolitical events। ऐसे में क्रूड प्राइस के जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है उसका लगातार बढ़ना इंडिया के ऊपर एक फाइनेंशियली अनवायबल कंडीशन क्रिएट कर सकता है, एक अनरियलिस्टिक कंडीशन भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। चलिए हम बात कर लेते हैं ओपेक कंट्रीज़ के बारे में, जो कि मेजर ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज़ हैं जिन्हें आप ऑयल प्रोड्यूसिंग का जाइंट कह सकते हैं। सऊदी अरेबिया सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है और आपको साथ ही ये ओपेक का मेंबर देखने मिलेगा। रशिया जो कि अनदर ऑयल प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड का लीडिंग एक्सपोर्टर माना जाता है क्रूड ऑयल का। हालांकि ये ओपेक का मेंबर नहीं है बट ओपेक कंट्रीज़ के साथ ओपेक प्लस में कोलैबोरेशन करके प्रोडक्शन एग्रीमेंट्स पर काम करता है। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा 21st सेंचुरी का टॉप ऑयल प्रोड्यूसर जो निकल कर आता है, दिस इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट आपको कनाडा और चाइना भी इस लिस्ट का पार्ट देखने मिल जाएंगे। अदर देन दैट अगर हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट द ईरान, इराक एंड यूएई। ईरान जो कि नोटेबल ऑयल प्रोड्यूसर है मिडिल ईस्ट का, ओपेक कंट्रीज़ का मेंबर भी है। दैट मीन्स वर्ल्ड में ऑयल प्रोडक्शन किस तरीके से होगा, प्राइस क्या होगा, उस सभी को डिसाइड करता है। सेम गोज़ विद द ईरान एंड द यूएई। लास्टली आपको कुवैत भी देखने मिल जाएगा जो अगेन ओपेक का मेंबर है और बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब डिसाइड करेगा ऑयल के प्राइजेस को। अलॉन्ग विद दैट आपको वेनेजुएला देखने के लिए मिल जाएगा, नाइजर जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है क्रूड ऑयल के लिए जानी जाती है, और अंगोला अगेन अफ्रीकन नेशन। ये सारी कंट्रीज़ वर्ल्ड में आपको देखने मिलेंगी विद दी हायर ऑयल प्रोडक्शन। विद दिस मैप आपको बहुत अच्छे से ये पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो आई होप आपको सारे आर्टिकल क्लियर हो चुके होंगे। तो ये हैं आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे। आप अपने आंसर हमारी वेबसाइट rausacademy.in पर जाकर दे सकते हैं। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.